जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ सॉइल। ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉइड रेशियो, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स, ऑप्शन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये कंसोलिडेशन क्या होता है। तो कंसोलिडेशन हम लोग क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि सॉइल में हमारा वॉइड्स होते हैं। अब वॉइड्स में हमारा क्या होता है, एक तो वाटर होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा एयर होता है। अगर वॉइड में से हम वाटर निकल जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। अगर वॉइड में से हमारा एयर निकलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो सिंपल भाषा में आपको बताना है कि एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड इज नोन एज कॉल्ड कंसोलिडेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स इज नोन एज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। अब यहाँ बात कर रहा है अल्टीमेट कंसोलिडेशन का। तो हमको समझना है कि कंसोलिडेशन हमारा दो तरह के होती है। एक होती है प्राइमरी कंसोलिडेशन, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब इन दोनों कंसोलिडेशन को मिलके हमारा बनता है अल्टीमेट कंसोलिडेशन। तो ये याद रखिएगा आप, अल्टीमेट कंसोलिडेशन को भी हम बोल सकते हैं फाइनल सेटलमेंट। क्या बोल सकते हैं, फाइनल सेटलमेंट भी हम बोल सकते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पे प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, अगर मिट्टी में से हमारा एक्सेस पोर वाटर निकलना, दैट इज नोन एज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। मतलब क्या, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इज नोन एज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, अगर सॉइल में जब हमारी एडजस्टमेंट होती है, जब हम लोड लगाते हैं तो सॉइल में जो एडजस्टमेंट होती है तो हमारी उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब हमारा इसका इक्वेशन दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से भी डिनोट करते हैं या तो डेल्टा एस से भी डिनोट करते हैं। तो इसका इक्वेशन है सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस E0 log 10 फाइनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस इनटू थिकनेस। अब यहाँ पे सी क्या है, सी इज ए कंप्रेशन इंडेक्स, E0 क्या है, हमारा इनिशियल स्ट्रेस है, सिग्मा डैश हमारा क्या है, फाइनल स्ट्रेस है, सिग्मा जीरो डैश क्या है, हमारा इनिशियल स्ट्रेस है, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है, डेल्टा एच हमारा H0 हमारा यहाँ थिकनेस है। तो इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन पूछा गया है, तो हम जैसे रिलेशन देखते हैं कि डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। मतलब हमारा अल्टीमेट सेटलमेंट जो होता है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के, मतलब कंप्रेशन इंडेक्स के। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो। हमने यहाँ देखा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो का, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन इंडेक्स, यहाँ पे देखिए डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, ए नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले सेटल्ड 10 mm when effective stress was increased from 100 kN per meter square to 200 kN per meter square. If the effective stress is further increased from 200 kN per meter square to 400 kN per meter square, then settlement of the same clay. अब देखिए यहाँ पे आपको बात कर रहा है कि हमारा कि एक क्ले है जिसकी सेटलमेंट हमारी 10 mm हुई है। कब, जब उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 100 से 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। फिर दूसरी सॉइल है जिसका हमारा सेटलमेंट पूछा गया है कि कितना होगा जब इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 200 से 400 किलोन्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर चेंज हुआ है। तो इसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो कंसोलिडेशन, अल्टीमेट कंसोलिडेशन का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा एच बाय H0 इक्वल टू CC बाय 1 प्लस E0 डिवाइडेड log 10 डिवाइडेड बाय फाइनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, यही इक्वेशन होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में पहला दिया हुआ सेटलमेंट 10 mm, मतलब डेल्टा एच कितना दी गई है 10, H0 नहीं दिया हुआ है कुछ,
सी की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, 1 प्लस E0 की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, log 10 यहाँ पे देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज कितनी हो रही है 100 से 200, मतलब फाइनल स्ट्रेस हमारा 200 होता है, यहाँ पे 100 होता है, जिसका हम लोग इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब इक्वेशन 2 हमको निकालना है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा एच दिया नहीं गया है, हमको निकालना है H0 इक्वल टू CC बाय 1 प्लस E0 log 10। अब यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी चेंज हो रही है 400 बाय 200, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये उड़ गए, ये भी उड़ गए, तो हमको यहाँ पे ये भी उड़ गए, ये भी उड़ गए, तो हमारा डेल्टा एच कितनी आई, तो यहाँ पे 10 mm आई। मतलब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 200 से 400 बढ़ाएंगे तब सेटलमेंट हमारी कितनी होगी 10 mm की ही होगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 10 mm बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ हम लोग देखा कि डेल्टा एच हमारा 10 mm है। देखिए कभी कभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा और यहाँ पे लिख देगा देन दी टोटल सेटलमेंट। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टोटल सेटलमेंट निकालो, तो हमको पता है कि जो पहला इफेक्टिव स्ट्रेस 100 से 200 किलोन्यूटन स्क्वायर का सेटलमेंट कितना था 10 mm, और 200 से 400 का हमारा सेटलमेंट भी कितना निकला है 10 mm। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 mm का सेटलमेंट होगा जब आपको बोलेगा कि टोटल सेटलमेंट निकालो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कंपैक्टेड बाय। ऑप्शन ए ड्रम रोलर, ऑप्शन बी रबर टाइप रोलर, ऑप्शन सी सिप फुट रोलर एंड ऑप्शन डी वाइब्रेटरी रोलर। तो हमको समझना है कि ये सब जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है ये सब हमारा कौन सा इक्विपमेंट है, तो कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट है। इससे हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, तो ये सब कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट का, कि रैमर और टेम्पर जो कॉम्पैक्शन इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए होता है, ये सभी टाइप के सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। स्मूथ व्हील रोलर ये किसके लिए होता है, तो एक क्रश रॉक के लिए होता है, ग्रेवल के लिए होता है, सैंड के लिए होता है। फिर ये न्यूमेटिक टाइप रोलर, ये भी हमारा सैंड के लिए होगा, ग्रेवल के लिए होगा, सिल्ट के लिए होगा, क्लेई सॉइल के लिए होगा, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए ये नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। ये हमारा सब के लिए होगा, सैंड के लिए भी होगा, ग्रेवल के लिए भी होगा, सिल्ट के लिए भी होगा, क्लेई के लिए होगा, फिल सॉइल के लिए भी होगा, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अब सिर्फ फुट रोलर जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन से सॉइल के लिए यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल को ही हम लोग बोल सकते हैं कोहेसिव सॉइल, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए होता है, सैंड के लिए होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं और कोहेजन लेस सॉइल। अब आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखते हैं VS, मतलब वीरेंद्र सहवाग, याद रखिएगा। वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए होगा, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होगा और ग्रेनुलर सॉइल के लिए होगा, इन दोनों सॉइल के लिए होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या आता है, एक तो सैंड भी आता है और दूसरा ग्रेवल भी आता है। अब देखिए ऑप्शन ए ड्रम रोलर हमने कुछ देखा तो नहीं देखा, रबर टायर रोलर हमने देखा नहीं, सिप फुट रोलर किसके लिए होता है, तो क्ले के लिए होता है। वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए होता है, तो सैंड के लिए होता है। यहाँ पे सैंड कौन सा सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, विद द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी। ऑप्शन ए ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इंक्रीजेज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज। ऑप्शन बी ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीजेज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेज। ऑप्शन सी both optimum water content and maximum dry density increases. ऑप्शन डी both optimum water content and maximum dry density increases। अब हम लोगों ने देखा था कि एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट होता है और वाई एक्सिस पे हमारा ड्राई डेंसिटी होती है। अब हमको पता है कि जैसे हमारा वाटर कंटेंट बढ़ता है तो हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी क्या होगी। अब हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, बट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद हमारी ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो ये लाइन जो है, ये लाइन को बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब क्या, इस वाटर कंटेंट में हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। तो आपको याद रखना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि जितना ज़्यादा हम कॉम्पैक्शन करेंगे उतना वाटर कंटेंट क्या होगा, हमारा कम होगा।
और जितना हम कंपैक्शन एनर्जी ज़्यादा करेंगे तो वाटर कंटेंट कम हो रहा है, तो मतलब ड्राई डेंसिटी हमारी बढ़ेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्राई डेंसिटी क्या होगा हमारा, इंक्रीजेस, एंड हमारा OMC मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीजेस। कब, जब हम ज़्यादा कॉम्पैक्टेड एनर्जी करेंगे, व्हेन हाई कंपैक्शन और हेवी कंपैक्शन। आपको बोल सकता है अगर हम कंपैक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारी गामा डी क्या होगी, बढ़ेगी, और OMC घटेगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इंक्रीजेस, ये हमारा बिल्कुल गलत बोल रहा है क्योंकि हम कंपैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। ऑप्शन बी ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीजेस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेस, यही हमने देखा हम कि कंपैक्शन एनर्जी हम बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमारी बढ़ेगी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट घटेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कभी कभी आपको दूसरे ढंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा व्हेन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी। अगर हम कंपैक्शन एनर्जी कम दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे इंक्रीज है, क्वेश्चन में आपको डिक्रीज भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच एनी सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए मॉइस्चर कंटेंट ओनली, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारी ड्राई डेंसिटी किस पे डिपेंड होगी। हमने बताया था कि अगर हमारा ड्राई डेंसिटी बढ़ता है कब, जब हम कंपैक्शन एनर्जी ज़्यादा देते हैं, और ऑप्टिमम मॉइस्चर क्या होता है, हमारी कम होती है। तो किस पे डिपेंड होगा, तो मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड होगा, अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी पे भी डिपेंड होगा। तो ऑप्शन सी यही बोलता है, बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ कंपैक्शन एनर्जी। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी, मतलब यहाँ पे गामा डी का रिलेशन बोला है, एंड परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, मतलब यहाँ पे Na दिया गया है, वाटर कंटेंट W, मतलब वाटर कंटेंट W है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी दी गई है G के बराबर दी गई है। तो इसका रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स, गामा डी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड्स इंटू G गामा W बाय 1 प्लस WG, ये हमारा रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे आपको बोल सकता है कि Na की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब हमारे परसेंटेज एयर वॉइड्स की 0 हो जाएगी, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन। तो हमारा क्या बनेगा, G गामा W बाय 1 प्लस WG, तो इसे हम बोल सकते हैं और जीरो एयर वॉइड लाइन। क्यों बोल सकते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन, क्योंकि Na के जगह में हम क्या पुट कर दिए हैं, 0 पुट कर दिए हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपको जीरो एयर वॉइड लाइन का भी इक्वेशन पूछा जाता है। तो गामा डी हम लोग क्या ले सकते हैं, G गामा W 1 प्लस WG। तो इस इक्वेशन में हमने देखिए गामा डी का रिलेशन क्या है, तो हमारा यहाँ पे C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन सॉइल and coarse grain soil compacted respectively. Option A dry of OMC and wet of OMC. Option B wet of OMC and dry of OMC. Option C wet of OMC and wet of OMC. Option D dry of OMC and dry of OMC. तो सबसे पहले हमको समझना है OMC क्या है। OMC का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किसको बोलेंगे, ऐसे वाटर कंटेंट पे जहाँ पे हमको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है। जिस लाइन में, यहाँ पे देखिए मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन पे हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लेफ्ट साइड यहाँ पे हमारा रहता है ड्राई OMC, यहाँ पे हमारा रहेगा ड्राई OMC। इसके राइट साइड में हमारा होता है वेट OMC। अब ड्राई OMC किसके लिए होता है, तो ड्राई OMC हमारा सुटेबल होता है कोहेसिव सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल में क्या आएगा, सैंड है एंड ग्रेवल है। हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि सैंड एंड ग्रेवल में हमारी वॉइड रेशियो क्या रहेगी, पहले से कम रहेगी। अगर हम उसमें पानी मिलाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम फाइन ग्रेन सॉइल में पानी मिलाएंगे
तो उसमें कंपैक्शन में हमारा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ड्राई ओएमसी में हमारा वाटर कंटेंट क्या रहेगी, कम रहेगी, वेट ओएमसी में हमारी वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगी। तो फाइन ग्रेन सॉइल में हमारा किसके लिए रिलेटेड होगा, तो वेट ओएमसी में, और ड्राई ओएमसी में कौन सा सॉइल होगा, तो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन। तो फाइन ग्रेन हमने देखा किस में है, यहाँ पे वेट ओएमसी में है, और कोर्स ग्रेन हमने देखा कहाँ पे है, ड्राई ओएमसी में है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, फाइन ग्रेन में वेट ढूंढिए। तो ऑप्शन ए तो ड्राई दिया पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी वेट ऑफ ओएमसी एंड ड्राई ऑफ ओएमसी, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, select the incorrect statement. Effective cohesion of soil can never have negative value. Option B, effective angle of internal friction for coarse grained soil is rarely below 30. Option C, effective angle of internal friction of soil increases as the compaction increases. Option D, effective angle of internal friction is complicated function of mineralogy and clay साइज कंटेंट। अब इस चारों इक्वेशन में हमको देखना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए हम समझते हैं, इफेक्टिव कोहेजन ऑफ सॉइल कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू। ये बिल्कुल हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इफेक्टिव कोहेजन की वैल्यू हमारी निगेटिव भी हो सकती है कभी कभी। डेट्स वाई यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए हमारा ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, पहला हमको पता चल गया है। ऑप्शन बी देखते हैं, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज रेयरली बिलो 30। आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल एंगल। तो फाई की वैल्यू 30 डिग्री से ज़्यादा होती है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, लेकिन कभी कभी हमारा फाई की वैल्यू लेस देन 30 होती है लूज सैंड के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज रेयरली बिलो 30। यहाँ रेयरली है, बिल्कुल कभी कभी हो सकती है लूज सैंड की 30 डिग्री से कम। तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, अगर फाई हमारी बढ़ेगी तो सॉइल क्या होगी, उसकी कॉम्पैक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है कि अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ता है तो विच इंक्रीज विथ कॉम्पैक्शन एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीजेज विथ कॉम्पैक्शन एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ता है किसके कारण से, तो कॉम्पैक्शन से एंड साइज ऑफ द पार्टिकल से। तो ये भी सही है हमारा। ऑप्शन डी देखिए, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। बिल्कुल यहाँ पे ये इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ मिनरोलॉजी एंड क्ले साइज कंटेंट। अब आप लोग को पता होगा कि हम लोग फाई की वैल्यू जब हम लोग बोलते हैं क्ले का होता है तो हम लोग 0 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसीलिए हम लोग फाई जब होता है तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्ले की वैल्यू 0 हो जाती है। तो डी भी हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर ए लूज सैंड सैंपल एंड डेंस सैंड सैंपल कंसोलिडेटेड टू द सेम इफेक्टिव स्ट्रेस। ऑप्शन ए अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम and also peak strength is same. Option B, ultimate strength is different but peak strength is same. Option C, ultimate strength is same but peak strength of dense sand is greater than loose sand. Option D, ultimate strength is same but peak strength of loose sand is greater than the dense sand. अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस में हमारी स्ट्रेन की ग्राफ है और वाई एक्सिस में हमारी शियर स्ट्रेस की ग्राफ है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कि जो O2B है, मतलब यहाँ तक जो है O2B, ये हमारा कहलाता है अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर O2A जो बोला गया है O2A, इसे हम लोग बोलते हैं पीक स्ट्रेंथ। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ और पीक स्ट्रेंथ क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया लूज सैंड एंड डेंस सैंड, मतलब क्या है, ये लूज सैंड का ग्राफ है
और ये डेंस एंड का ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबकी क्या है, सेम है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबकी क्या है, लूज एंड की, मीडियम डेंस एंड की एंड डेंस एंड की, तीनों की हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। याद रखिएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए पीक स्ट्रेंथ क्या है, सबकी अलग अलग है। देखिए यहाँ पे हमारा डेंस एंड की पीक स्ट्रेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे पीक स्ट्रेंथ है, और लूज एंड की हमारी पीक स्ट्रेंथ यहाँ पे है। तो दोनों की अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि डेंस एंड, लूज एंड, मीडियम एंड सबकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होगी, बट पीक स्ट्रेंथ हमारी सबकी अलग होगी। पीक स्ट्रेंथ इज डिफरेंट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम, हमने ये सही बताया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम है, बट ऑल्सो पीक स्ट्रेंथ इज सेम। पीक स्ट्रेंथ मैंने क्या बताया, अलग होती है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, ये बिल्कुल गलत है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सबकी सेम होती है। ऑप्शन सी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम, ये बिल्कुल सही है, बट पीक स्ट्रेंथ ऑफ डेंस एंड इज ग्रेटर देन द लूज एंड। हमने देखा कि ये हमारा डेंस एंड की पीक स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है और लूज एंड की इतनी होती है, तो पीक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो डेंस एंड की ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लूज एंड। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, shear strength of the soil. Option A directly proportional to the angle of internal friction. Option B inversely proportional to the angle of internal friction. Option C decreases with increase in normal stress. डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम लोग शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है C प्लस सिग्मा 10 फाई। यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ है। अब C यहाँ पे क्या है, डैट इज कोहेजन होता है, और N सिग्मा क्या है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एंड फाई क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। तो पहले इस फॉर्मूला को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलिए रिलेशन चेक करते हैं। पहला दिया हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। आधे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें लगता है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये हमारा नहीं है, यहाँ पे क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 ऑफ फाई ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन। यहाँ पे लिखा रहता 10 लिखा रहता तब ये सही होता है। याद रखिएगा बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कब होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो हमारा ए गलत हो गया है। ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ऑप्शन सी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन डी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ में देखिए टाउ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ऑप्शन डी देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।